नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, इनमें से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं होती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं होती है। और बात करें ब्रह्मपुत्र नदी का, तो यह अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है। देख लेते हैं 2 नंबर प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न है, बुक्सा टाइगर रिजर्व डैश में स्थित है? जी हाँ, बुक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है बुक्सा टाइगर रिजर्व। और बात करें बुक्सा टाइगर रिजर्व का, तो 1983 में भारत में 15वें बाघ अभयारण्य के रूप में बनाया गया था बुक्सा टाइगर रिजर्व को। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 3 नंबर प्रश्न को। तो जनजाति और राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ये आपको पहचान करना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही जवाब है। थारू जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है, बल्कि बिहार, यूपी और उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है थारू जनजाति। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो 4 नंबर प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? जी हाँ, दिल्ली जो है निम्न में से कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी के तट पर स्थित है दिल्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करिए 5 नंबर प्रश्न का। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? जी हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश का तो प्रथम स्थान है, लेकिन दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो महाराष्ट्र जो है उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 6 नंबर प्रश्न को। तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? जी हाँ, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुई थी? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। और बात करें अधिक जानकारी की, तो विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो असम था। ये भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो असम था। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार एसएससी 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो जुलाई 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। और बात करें इसका मुख्यालय का, तो मुंबई महाराष्ट्र में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की मुख्यालय। बात करें आज का 8 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? जी हाँ, जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक विशेष डाक टिकट निम्नलिखित में से किनके द्वारा जारी किया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा वर्ष 1968 में गेहूं क्रांति नामक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें आज का 10 नंबर प्रश्न का, तो ग्रीन इंडिया मिशन डैश का हिस्सा था? जी हाँ, ग्रीन इंडिया मिशन निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा था? तो जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा था ग्रीन इंडिया मिशन। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 11 नंबर प्रश्न को। तो जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस का
ग्रेट एस्केप किस वर्ष हुआ? जी हाँ, जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस का ग्रेट एस्केप किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1941 में जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस का ग्रेट एस्केप हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो बाणभट्ट किस भारतीय शासक के दरबारी कवि थे? जी हाँ, बाणभट्ट किस भारतीय शासक के दरबारी कवि थे? तो बात करिए बाणभट्ट का, तो बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के, भारतीय शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट, यानी बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई थी। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 13 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण डैश में हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। कहने का मतलब ये हुआ कि मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण किस वर्ष हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था? तो 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। तो इसका सही जवाब की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हजरत आला की उपाधि धारण की? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस शासक ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी? तो शेरशाह ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। और सूर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शेरशाह। ये भी आप याद रखते हुए चले। देख लेते हैं आज का 15 नंबर प्रश्न को। तो 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों ने किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति जताई थी? जी हाँ, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों ने किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति जताई थी? तो इनफील्ड नामक कंपनी के द्वारा बनाई गई कारतूसों पर आपत्ति जताई थी 1857 में सिपाहियों ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 1857 की क्रांति का, तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 से हुई थी। और कहां से? तो मेरठ शहर से। ये भी आप याद रखिएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किए थे। मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ, आपको अगर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने का विचार डैश अपनाया गया है? जी हाँ, भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने के विचार जो है किन से अपनाया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से अपनाया गया है भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को। बात करें आपातकाल का, तो आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक में किए गए हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न को। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? जी हाँ, भारत एक गणतंत्र है, लेकिन इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में राज्य का मुखिया अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका सही अर्थ हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। मैं 18 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वच्छ जल का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? जी हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वच्छ जल का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 21 के तहत जो है स्वच्छ जल का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें आज का 19 नंबर प्रश्न का, तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? जी हाँ, भारत के कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 161 जो है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। आप प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ राज्यपाल की बात की जा रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का 20 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? दिए गए विकल्प में से तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। से आपको साइंस के प्रश्न मिलेंगे तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। जी हाँ, विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। लेकिन एक एम्पियर को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो
प्रति सेकंड बहने वाला एक कूलम्ब आवेश में परिभाषित किया जाता है 1 एम्पियर को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? जी हाँ, दिए गए विकल्प में से कौन एक सदिश राशि है, ये आपको पहचान करना है। तो रेखीय संवेग एक सदिश राशि है। बात करिए कार्य का, समय का और गति का, ये तीनों अदिश राशि है। तो ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं आज का 23 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है? जी हाँ, दिए गए विकल्प में से किसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। बात करें आज का 24 नंबर प्रश्न का। तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ का गलनांक उच्चतम होता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का गलनांक उच्चतम होता है? तो टंगस्टन का गलनांक उच्चतम होता है। और टंगस्टन का उपयोग की अगर बात करें तो बल्ब के फिलामेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? टंगस्टन का। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न है, परावर्तन के नियम के अनुसार क्या है? जी हाँ, परावर्तन के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है परावर्तन के नियम के अनुसार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 26 नंबर प्रश्न का। तो निश्चित आयतन लेकिन निश्चित आकार नहीं होना एक डैश का गुण है। कहने का मतलब ये हुआ कि निश्चित आयतन तो निश्चित होते हैं लेकिन निश्चित आकार नहीं होता है। ये किसका उदाहरण है? तो द्रव का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? द्रव का। द्रव का आयतन तो निश्चित होते हैं लेकिन आकार अनिश्चित होते हैं। ये द्रव का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? जी हाँ, निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर प्रश्न है, किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, कड़वे यानी कसैले स्वाद वाला भोजन प्रकृति में क्या होते हैं? जी हाँ, कड़वे यानी कसैले स्वाद वाला भोजन प्रकृति में क्या होते हैं? तो क्षारकीय होते हैं। कड़वे यानी कसैले स्वाद वाला भोजन प्रकृति में। और बात करिए क्षारकीय का, तो क्षारक का पीएच मान की अगर बात करिए तो 7 से अधिक होता है। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 30 नंबर प्रश्न का। तो फिंगर मिलेट का वनस्पतिक नाम होता है। जी हाँ, फिंगर मिलेट का वनस्पतिक नाम निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इल्यूसिन कोराकैना होता है फिंगर मिलेट का वनस्पतिक नाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं 31 नंबर प्रश्न को। तो समतापी किसमें पाया जाता है? जी हाँ, समतापी किसमें पाया जाता है? यानी गर्म रक्त वाले जीव को समतापी कहते हैं। तो इसमें कौन सा एक ऐसा जीव है जिसका रक्त जो है गर्म होता है? ये आपको पहचान करना है। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चूहा जो है समतापी है, क्योंकि चूहा का जो रक्त होता है क्या होते हैं? गर्म होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। 32 नंबर प्रश्न है, माइकोग्राफिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जी हाँ, माइकोग्राफिया पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा माइकोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। और बात करें रॉबर्ट हुक का, तो 1665 में कोशिका की खोज की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। मैं आशा करता हूँ ये आपको पहले से जरूर याद रहा होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो अलैंगिक प्रजनन का एक रूप जो लैंगिक प्रजनन की नकल करता है वो निम्नलिखित में से क्या है? जी हाँ, अलैंगिक प्रजनन का एक रूप जो लैंगिक प्रजनन की नकल करता है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो असंगजनन जो है अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जो लैंगिक प्रजनन की नकल करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 34 नंबर प्रश्न का। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वर्ष में और किसके द्वारा की गई थी? जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वर्ष में और किसके द्वारा की गई थी? तो 1857 में कॉलिकर के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ आपका 2 प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वर्ष हुई? तो 1857 में। और किसके द्वारा? तो कॉलिकर के द्वारा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। 35 नंबर प्रश्न है, ग्रहणी हार्मोन का नाम डैश
है। जी हाँ, ग्रहणी हार्मोन का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन ग्रहणी हार्मोन का नाम है। तो साथियों, ये थे 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।